हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के चैनल पर स्वागत है। और बेसिकली अभी एग्जाम के ज़्यादा दिन बिल्कुल नहीं बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। तो इस समय दो तीन चीज़ें ध्यान रखना। सी सेट के लिए डेली 5 मैसेज कर लीजिए और 10 PY के क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के कर लीजिए, 10 या 15। इससे आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। ऑलरेडी आपने पहले से ही जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ रखी होंगी। ठीक है। टॉपिक वाइज आपने सी सेट को थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा, एकदम जीरो नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिकों को, नंबर सिस्टम्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो कुछ कुछ टॉपिकों को पढ़ लेना ताकि सी सेट में आप एकदम से फ्री हैंड रहेंगे, आपको कोई टेंशन ना रहे। सेकंड चीज, जीएस के अंतर्गत कुछ नहीं करना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है जस्ट उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। ठीक है ना। बेसिक जो 4 एनसीईआरटी है, जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए 3 एनसीईआरटी बताई आपको, वो रिवाइज कर लीजिए। है ना। उनके नोट्स अगर आपने बनाया तो रिवाइज कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए एक एनसीईआरटी 11th क्लास की कम से कम उसको तो पढ़ लीजिए। एनवायरनमेंट के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए। सॉरी, इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए। कुछ बेसिक एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए। करंट अफेयर में दो रिसोर्सेज हम आपको बता रहे हैं। एक आ रहा है आपका ये PT 365 जो वाला है, और उसको हम करवा रहे हैं। और इस वीकेंड में जो ये वीकेंड आएगा इसमें हम दो चीज आपको देंगे। एक तो शून्य आईएएस के कुछ सेलेक्टिव 4-5 वीडियो बना के दे दूंगा, उनको रिवाइज कर जाना। उसके साथ एक कुछ नोट्स अपने बाई हैंड लिखे हुए उनको आपको शेयर करेंगे। उसको 2-3 बार रिवीजन करना, 2-3 बार रिवीजन करना, कुछ क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। और इस समय वीजन की फुल टेस्ट दीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन कीजिए, टेस्ट दीजिए। और डेली जीएस के 10 या 15 PY डिस्कशन कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ में उसको डिस्कशन कीजिए, उसके ट्रेंड को समझिए। बहुत अच्छा हुआ। एक बात ध्यान रखना, इस बार जीएस की कट ऑफ कम गई है, लेकिन मुझे पूरी संभावना लग रही है कि इस बार सीसेट थोड़ा हल्का है तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर। तो हो सकता है जीएस की कट ऑफ और ज्यादा ऊपर चल जाए। तो आप जीएस की कट ऑफ को 100 तो मान के ही चलना है। 100 तो अपना टारगेट रखना है कि 100 क्वेश्चन, 100 मार्किंग आए तब तक तो क्वेश्चन अटेंड करने, मतलब मिनिमम आपके 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार 75 चले गई तो आप उसी राउंड में आ जाए, ऐसा नहीं करना। उसको 700 तक रखना है बस। ठीक है। अब PT 365 पूर्ण विश्वास आप सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन हम भी एक बार उसका रिवीजन करवा देते हैं। कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है, उसको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से उसमें हेल्प होगी। तो एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका बेसिक मैंने करवा दिया है। और एक दो वीडियो और बेसिक के वो भी आपको इस वीकेंड में फिनिश कर देंगे। साइंस टेक के अंदर हमारा ओनली फोकस रहेगा अप्लाइड वाले पार्ट की क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो करंट की चीजों को ज्यादा फोकस में लेंगे ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। करंट दो दो रिसोर्सेज है, एक तो PT 365 और एक कुछ करंट की पॉइंट अगर सुनना इससे है तो वो साइंस टेक वाले पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा किए जाएंगे, उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि साइंस टेक के क्वेश्चन अप्लाइड वाले या की टर्म वाले ज्यादा आते हैं। ठीक है ना। बहुत ज्यादा टेक्निकल वाले नहीं आते साइंस टेक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन टेक्निकल वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते। वही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो अप्लाइड वाले होते हैं। तो अब एनवायरमेंट की PT 365 को अगर आपके सामने देखें तो उसी को डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बड़ी बहुत है, लेकिन हमें पढ़नी और बहुत सारी चीजें ऐसी जो बेसिक में ऑलरेडी आप डिस्कशन कर चुके हैं। कोई नई नहीं है उसमें, बेसिक ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप डिस्कशन कर चुके हैं। पढ़ने का तरीका देखना है। देखो अगर पूरी इसको देखें तो 197 पेज की लग रही है शायद मुझे ये, इसलिए लेकिन बहुत 20 पेज तो ऐसे ही इसकी खाली है जो हमारे काम के नहीं है। इसमें 182 पेज तक हमें बेसिकली पढ़ना है। टोटल 197 पेज, 182 तक हमारा काम की चीज है। ठीक है। इसमें भी आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये जो आपका पूरा है पुराना बेसिक पहले का है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ बेसिक बेसिक चीज आएंगी तो हम बता देंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा पार्ट स्टैटिक का भी है। तो पढ़ने में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी, उससे बस समझते हुए जाना है। और आप सुनते जरूर जाना, सुनने पे ज्यादा फोकस करना। लिखने को तो क्या है कि आपके पास PT 365 है ही है। रिवीजन करोगे तो उसके लिए हमने अपने अपने जो मैंने अपने दिन नोट्स बनाए वो आपको शेयर कर दी जाएंगे, उससे आपको थोड़ा सा शॉर्ट मिल जाएगा। देखो ओजोन हॉल की बात हो रही है पहला। ओजोन हॉल का मतलब ये नहीं कि ओजोन परत है उसमें बिल्कुल छेद हो गया, ऐसा नहीं। ओजोन हॉल का मतलब है ओजोन परत की जो मोटाई है, जिसे दोस्तों किस में मापते हैं, हम डॉक्सन में मापते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई है डॉक्सन में मापी जाती है। वो मोटाई थोड़ी कम हो गई, यानी कि ओजोन परत क्या हो गई, पतली हो गई। उसे बोलते हैं ओजोन हॉल। हर शब्द का मतलब जरूर पता होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब जरूर पता होना चाहिए, तभी आपको पढ़ाई का मतलब, अदरवाइज क्या ही फायदा, वो तो फॉर्मेलिटी होती है। तो हाल ही में एक सर्वे आया, और सर्वे नहीं बोला, अध्ययन नहीं बोला है कि भाई अंटार्कटिका के ऊपर, अब क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र है वो और बड़ा या पतला हो गया है। बड़ा का मतलब ज्यादा एरिया में वो पतला हो गया है। ठीक है नहीं। तो वो छिद्र है ओजोन परत का, वो क्या हो गया, पतला हो गया। पतला हो गया, उसका जो मोटाई है वो कम हो गई। डॉक्सन डॉक्सन है वो घट गए।
नॉर्मली इसकी डॉक्सन बताते हैं कि इसकी डॉक्सन 300 तक है, लेकिन 300 तक इसकी मोटाई औसत आइडियल मानी जाती है, लेकिन यहाँ लगभग 220 तक लगभग लगभग पतली हो चुकी है। ऐसे आगे इसमें आएगा। ओजोन परत बेसिकली बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, कोई रटने वाली नहीं है। देखो, ओजोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ओजोन बनता है O3 से। O3 मतलब O+O+O। तो ओजोन क्या होता है कि सूर्य की किरणें दिन में आती है, O3 का निर्माण करती है, रात में टूटती है। ये ओजोन का एक साइकिल नेचुरली चलता रहता है, ठीक है ना। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपको पता है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसका 90% हिस्सा समताप मंडल में होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण ए और बी को रोकती है पृथ्वी पर आने से, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर जो ये क्या है कि इनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे विभिन्न प्रकार की जैसे कैंसर, त्वचा कैंसर, इनकी बीमारियां बढ़ाती है, उसको रोकती है, ठीक है। तो ये ओजोन परत है, और ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल 0 से 10 किलोमीटर है, समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर है। ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई ध्रुव और विषुमत रेखा पर अगर माने तो है 13 किलोमीटर। और इसकी अगर औसत ऊंचाई और वैसे ऊंचाई देखें तो उस पर 18 किलोमीटर है, विषुमत रेखा पर 8 किलोमीटर ध्रुव। ये ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो ओजोन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस ओजोन के स्ट्रक्चर में जब ये 3 स्ट्रक्चर जो बनता है, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे बाह्य कारक जैसे CFC, जैसे HFC, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, इनमें से कुछ ऐसे रासायनिक जाते हैं जो इस O3 को बनने नहीं देते। और जब O3 बनेगी नहीं तो ओजोन परत का निर्माण नहीं होगा, और इसकी वजह से ओजोन परत क्या हो जाएगी, पतली हो जाती है। क्योंकि जैसे O2+O, अब इसमें से एक O को ये C ले जाएगा, ये ClO बना देगा, तो ये दोबारा O2 नहीं बनने, O3 नहीं बनने देगा। इसकी वजह से आपने देखा होगा CFC की वजह से जो क्लोरीन कार्बन होते हैं, क्लोरीन तत्व होते हैं, ये ओजोन के साथ मिलकर के क्या कर देते हैं, ये ओजोन के साथ मिलकर क्लोरो ऑक्साइड बना देते हैं, और इसकी वजह से ओजोन को O3 में दोबारा कन्वर्ट नहीं होने देते। जब O3 में कन्वर्ट नहीं होगी तो ओजोन परत का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ओजोन परत पतली होती चली जाएगी, इसलिए इसका निर्माण समस्या उत्पन्न होती है। तो ओजोन का ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको कुछ चीजें बताई जाएगी, वो आपको ध्यान रखनी है। ओजोन कॉन्सेप्ट समझिए, O3 बनता है तो दिन में बनता है, रात को टूटता है, लेकिन रात को दोबारा दिन में बनने नहीं देते। कौन से कारक, जो बाह्य कारक जाते हैं, जिसे ओजोन क्षयकारी केमिकल बोलते हैं। अब आते हैं ओजोन क्षेत्र के बारे में। सभी जानते हैं ओजोन क्षेत्र का मतलब ओजोन परत का पतली होना, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है पृथ्वी से। 90% ये कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन क्षेत्र हुई है अंटार्कटिका के ऊपर, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई थोड़ी कम पाई जाती है। ये भी हम चेक करेंगे अगर क्या कारक है कि अंटार्कटिका के ऊपर ही इसकी मोटाई कम होती है, इसके क्या कारक है, तो आगे इसको हम डिस्कशन करेंगे, वही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओजोन क्षेत्र वही है कि भाई इसकी जो ये बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की सांद्रता 220 है, जबकि और नॉर्मली क्या है, 300 मीटर इसकी मोटाई है, 300 डॉप्सन इसकी मोटाई है। ओजोन परत की जो मोटाई मापने की यूनिट है वो है डॉप्सन। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मली ऑन एवरेज पूरी दुनिया में अगर देखा जाए परत को, जो ओजोन मंडल में देखी जाए, तो उसकी जो मोटाई एवरेज वो 300 डॉप्सन है। लेकिन आपने देखा हो अंटार्कटिका के ऊपर इसकी मोटाई अगर हम देखें तो 220 मीटर है, अर्थात आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर काफी हद तक कम है। ओजोन परत के लिए होते हैं ओजोन डिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस। ओजोन डिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस बोलते हैं जिन्हें बोलते हैं ओजोन क्षयकारी पदार्थ, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत को कौन से तत्व नुकसान पहुंचाएंगे, जो मुख्य रूप से ओजोन के O थ्रू कारक को बनने से रोकते हैं। O3, O एक O को लेकर चले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो दिक्कत करते हैं। तो मानवीय गतिविधियों की वजह से बहुत सारी गैसें निकलती है और समताप मंडल और ओजोन मंडल में जाके पहुंच जाती है, और ओजोन परत के साथ O3 के साथ क्रिया करके O3 को तोड़ देती है और दोबारा O3 नहीं बनने देती। वो कार्य, सब कार्य कौन से कहलाएंगे, ओजोन क्षयकारी कहलाएंगे। जैसे क्लोरीन, अब क्लोरीन जाएगा तो उसे ClO ले लेगा, क्लोरीन में Cl तो होता ही है, O3 से O ले लेगा, ये O2 ही रह जाएगा बेचारा, O3 बन नहीं पाएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हेलॉन्स, इनको थोड़ा देख लेना कौन से 4-5 कारक है। हेलॉन्स भी ओजोन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक कारक है। ये तो कोई काम की नहीं, UNEP ने बोला है कि अगर हम ढंग से मेहनत करें तो ओजोन को दोबारा से रिकवरी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिरकार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र क्यों होता है। सबसे पहला पोलर वॉर्टेक्स में परिवर्तन। पोलर वॉर्टेक्स क्या होती है दोस्तों, पोलर जो हर ध्रुव होता है, ध्रुव, इस ध्रुव का ये केंद्र वाला होता है और ये केंद्र वाला होता है ध्रुव। यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत लो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, बहुत लो, जैसे बहुत ठंडा, और प्रेशर ही बहुत लो है, हो जाता है। अब लो टेम्परेचर,
अब इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर हवाएं चलती है, ठीक है, लेकिन ये हवाएं ध्रुवों को बनाए रखती है। लेकिन जब इसमें अगर ये बदलता है, ये अगर डाइवर्ट होती है, तो जब तक ये बनी रहेंगी तब तक वहां के बैलेंस को बना के रखेंगी, वहां पर ध्रुवीय समता जो बादल है उनको बनाए रखेंगी। तो अगर ये डिस्ट्रैक्ट होती है, अगर ये हवाएं, जैसे ऐसी आपने देखा पोलर वॉर्टेक्स की वजह से कई जगह ये अमेरिका में तूफान भी आते हैं, उसका कारण ये है कि पोलर वॉर्टेक्स दक्षिण की ओर मतलब दक्षिण की ओर खिसकने लग जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर आने लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसके पूरा एक सर्किल होता है, उस सर्किल में ठंडी हवाएं बहुत तेज गति से चलती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, तो पोलर वॉर्टेक्स क्या है कि ध्रुवीय प्रवर समतापमंडलीय वायुराशि में वास्तव में पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर आसपास निम्न और ठंडी वायु होती है, और वह ठंडी हवाओं को ध्रुवों पर बनाए रखते हैं। और ध्रुवीय भंवर दक्षिणी ध्रुवों से अधिक प्रबल, ध्यान रखना, ध्रुवीय भंवर होता है उसमें दक्षिणी ध्रुव का भंवर ज्यादा इफेक्टिव होता है, और दक्षिण ध्रुव का ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए अंटार्कटिका कहां पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। और वहां पर समताप मंडलीय बादल बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। यही क्लाउड होते हैं जो ओजोन परत के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि नीचे से पृथ्वी से जो वायुमंडल से देखते हैं तो सारी जो क्लोरीन, हाइड्रोजन, जो भी ब्रोमीन, जो भी गैस आपको मैंने ऊपर बताई थी, सारी गैसें यहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाती है, ये बादल उनको अवशोषित करते हैं, और जब अवशोषित करते हैं तो जैसे ही ओजोन का निर्माण की प्रक्रिया आती है उसमें इन्हीं में से क्लोरीन जाके मिल जाता है, और वो क्या कर लेता है, उसको ओजोन को निर्माण होने से रोक देता है। आप देख सकते हैं इन बादलों का तापमान बहुत कम है, -78 डिग्री से भी कम, ठीक है। ये बादल दीर्घ तरंगी वायु किरणों को तो बाहर आने से रोकते हैं, कई बार ये भी है किरणों को भी रोक देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अंटार्कटिका क्षेत्र है वहां पर ये बादल ही किरणों को नहीं आने देते। दो कारण होते हैं, एक तो वहां पर वायु किरणें हैं वो तिरछी जाती है, इसलिए तापमान कम होता है। दूसरी ओर जो थोड़ी बहुत आती भी उनको भी बादल रोक लेते, इसलिए बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर चला। ओजोन परत को दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, वही क्योंकि ये बादल क्या करते हैं, क्लोरीन को अपने पास रख लेते हैं, और क्लोरीन क्रिया करके ओजोन के निर्माण को बाधित कर देता है और नाइट्रोजन के यौगिक को हटा देता है। जो क्लोरीन को, ध्यान रखना, नाइट्रोजन यौगिक जो होता है वो बेसिकली क्लोरीन को कम करेगा, और जितनी कम क्लोरीन होगी उतनी कम नुकसान पहुंचेगा। लेकिन क्या है कि नाइट्रोजन कारक कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्लोरीन अपने आप ज्यादा बनी रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, सौर चक्र परिवर्तन होगा तो ओजोन परत को इफेक्टिव करेगा, क्योंकि सौर चक्र की वजह से टेम्परेचर में आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट किरण बहुत तेज गति से कंप्रेस होती है, और उसकी वजह से O3 का निर्माण दिक्कत आती है। और ऑब्वियसली वायुमंडल में CFC जैसी मात्राएं जो ओजोन परत के छिद्र के लिए जिम्मेदार है, क्लाइमेट चेंज है, ये अगर बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली ओजोन परत को नुकसान होगा, ठीक है। एक सर्वे आया उसमें एक रिसर्च हुई, उसने बोला कि ज्वालामुखी भी ओजोन को ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं वो भी ओजोन को मतलब नुकसान पहुंचाते, ये बात सही है, क्योंकि ज्वालामुखी में से भी वही पदार्थ निकलेंगे जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ है। जैसे मान लो क्लोरोफ्लोरो निकल गया, जैसे जलवाष्प निकल गया, जैसे कार्बन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल गया, क्लोरीन के कुछ पदार्थ निकल के चले, ब्रोमीन निकल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया। ये जो पदार्थ निकल जाते हैं किससे, आपके ज्वालामुखी विस्फोट से। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जलवाष्प निकलता है, धुएं, गुब्बारे। देखो जलवाष्प ज्यादातर है आपका, ये सब पहुंच के कहा जाते हैं, सब समताप मंडल में जाते हैं। और जलवाष्प क्या है, बेसिकली जलवाष्प भी उसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जलवाष्प सबसे ज्यादा नुकसान करता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में, जो क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करती है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ब्रोमीन और हाइड्रोक्लोराइड भी निकलता है। कुल मिला के ये इतना ध्यान रखना कि ज्वालामुखी से वो सारे क्षयकारी ओजोन क्षयकारी पदार्थ निकलते हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। दो इसमें ज्वालामुखी लिए जो करंट में, एक तो है टोंगा हैंगा। हैंगा टोंगा आपने देखा होगा, हैंगा टोंगा एक द्वीपीय है, द्वीप क्षेत्र है दक्षिण प्रशांत महासागर में, वहां पर इरप्शन हुआ है। ये समुद्र के अंदर सबमरीन वोल्केनो बोलते हैं इसको, क्योंकि समुद्र के अंदर ही इरुप्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी, नाम ध्यान रखना, ये दो नाम ध्यान रखना, करंट में अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये इसकी वजह से भी ओजोन क्षरण देखने को मिला, क्योंकि इससे भी क्या लिखा है, इससे भी विभिन्न प्रकार के ओजोन क्षयकारी पदार्थ निकले। तो इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं, इन बॉल कैनों को ध्यान रखना है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है इसको देखेंगे। तो हाल ही में UNDP की रिपोर्ट ने बोला है कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो भी लक्ष्य थे उनको पूरी तरह प्राप्त किया। ये लाइन एक करंट की थी कि भारत को जो लक्ष्य दिए गए थे, भारत की उपलब्धि है, ये उपलब्धि ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, भारत ने इतना ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल टारगेट जो लक्ष्य है वो भारत ने उपलब्ध कर लिया, इनमें कोई ज्यादा खास रोल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, भारत की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने में भारत ने बहुत सारा काम किया, क्योंकि देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक चीज ध्यान रखना, मैं बेसिकली आगे बता दूंगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों अगर इसको देखें हम यहाँ से, तो ये 1987 हुई। ओजोन को
देखने के ओजोन को लेकर के 1980 के अंतर्गत रिसर्च हुई, और रिसर्च में ये निकल के आया कि ओजोन परत हो रही है अंटार्कटिका के ऊपर बहुत ज्यादा पतली हो रही है, और ये पृथ्वी के पूरे टेम्परेचर को इफेक्ट करेगी, ये पूरे बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगी। इसलिए इसको रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इसकी पहला कार्रवाई, ओजोन परत के संरक्षण की पहली कार्रवाई हुई, वो हुई दोस्तों वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ, सभी ने साइन किए। उसके बाद उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सभी ने एक प्रोटोकॉल पे साइन किया, वो प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करना। अब ओजोन क्षयकारी पदार्थों में सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वो है सीएफसी, इसलिए इसमें डिस्कशन हुआ, इस पे सभी ने हस्ताक्षर किए, और यह संयुक्त राष्ट्र की पहली सार्वभौमिक संधि थी जिसपे सभी देशों ने हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर रखे थे। और इस संधि के हस्ताक्षर जिस दिन हुए, वो हुए थे 16 सितंबर, इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कहानी की तरह समझो, कहानी की तरह याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अभी बताऊंगा इसका पॉइंट में, लेकिन उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि वियना कन्वेंशन में चीजें पहली बार आई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिटेल से डिस्कशन हुआ, सभी देशों के बीच में एक संधि हुई, यूएनए के सभी सदस्य इस पे हस्ताक्षर किए, और संधि का एक ही काम था, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को हटाना। और ओजोन क्षयकारी पदार्थों को हटाने के लिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षयकारी पदार्थ था आपका सीएफसी। सीएफसी है, एचएफसी भी, सीएफसी को रिप्लेस किया गया था इसमें एचएफसी से, एचएफसी, क्योंकि देखो ये क्लोरीन चला गया, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन नुकसान पहुंचा था। तो इसकी जगह, क्योंकि अब आपको ठंड करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो ये बोला गया कि सीएफसी का यूज मत करो, आप एचएफसी का यूज करो। एचएफसी हालांकि ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पहुंचाती। एचएफसी को यूज किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, तो आप एचएफसी का यूज करो, सीएफसी को खत्म करो, ठीक है, ठीक है। तो एचएफसी ओजोन परत को मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। सीएफसी ओजोन परत, तो हमने क्या किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, बोला कि सीएफसी को के स्थान पर हम एचएफसी को रिप्लेसमेंट किया जाए। लेकिन ये बात सब धीरे धीरे एचएफसी का यूज बढ़ा, तो एक बात और समझ में आई कि एचएफसी होती है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन एक दिक्कत करती है, ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है, और ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अर्थात हमें एचएफसी को भी खत्म करना, इसलिए 2016 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधन में एक किंगाली संशोधन, तो किंगाली संशोधन का संबंध किससे है, एचएफसी के चरणबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करने से। और इसमें ये संशोधन 2016 में डिस्कशन हुआ, 2019 से ये लागू हुआ, और इसमें अलग अलग कंट्रियों को चार कैटेगरियों में बांट दिया, तीन कैटेगरियों में बांट दिया, और सभी को अंतिम टारगेट दिया गया था कि 2047 तक एचएफसी को 80% कंजप्शन खत्म कर 2047 तक। और भारत को भी ये टारगेट, भारत के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन 2031 से होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग देश की अलग अलग डिसाइड की गई थी। भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा था, तो भारत को छूट दी गई कि वो 2019 से लागू नहीं करके इसको 2027 से या 31 से लागू कर सकता है, और 2047 तक इसको खत्म कर सकता है, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद चलने वाली कहानी, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किंगाली कन्वेंशन, तीन कन्वेंशन आपको ध्यान में। इन्हीं कन्वेंशनों में जो भारत को टारगेट मिला, भारत ने अपना टारगेट काफी हद तक पूरा किया। देखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, कार्बन टेट्राइड हेलेंस, इनको, ये तीनों क्या है, ये तीनों ओजोन को नुकसान पहुंचाते, ये हाइड्रो नहीं, ये सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रो नहीं होगा, सीएफसी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है। ये तीनों नुकसान पहुंचाती है। भारत ने काम किया, 2024 तक भारत ने अपना काम पूरा किया। इसके अलावा भारत ने एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान चलाया। इंडिया कूलिंग एक्शन, देखो सबसे ज्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है किससे निकलती है, कूलिंग से। आप चाहे एसी चलाओगे, चाहे रेफ्रिजरेटर चलाओगे, कोई भी, तो ये बताया गया कि इंडिया कूलिंग प्रोग्राम या इंडिया कूलिंग एक्शन प्रोग्राम के तहत 2037-38 तक कूलिंग की वजह से होने वाली जो गैस का एमिशन है उसको हम खत्म करें। अर्थात जैसे हम अगर कूलर में कोई चीज यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, एसी में कोई यूज कर रहे हैं, तो उसको चेंज करेंगे, उसको ट्रांजिशन करेंगे, और ऊर्जा की इफिशियंसी थोड़ी और बढ़ाएंगे। इसलिए
हमने धीरे धीरे इंडिया कूलिंग एक्शन प्रोग्राम चलाया। ये भारत के प्रोग्राम थे, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आएगा आपका बेसिक से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बेसिक कहानी आएगी, बंगाली कन्वेंशन की बेसिक कहानी आएगी, भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्या है, तो ध्यान रखना, भारत द्वारा वियना कन्वेंशन को 91 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 92 में हस्ताक्षर किया। भारत में इसकी पूरी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दी गई थी। 2021 में हमने किंगाली कन्वेंशन जो 2016 में हुआ था दोस्तों, उसको 2021 में हमने एक्सेप्ट कर लिया। और भारत ने अपना टारगेट रखा कि 2032 तक हम 4 चरणों में, जो टारगेट है 2032 से हम 4 चरणों में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। टारगेट क्या है, 80% HFC को खत्म करना है 2047 तक। तो बोला 2032 तक हम 10%, 37 तक 20, 42 तक 30, 47 तक 85%। जो कंजप्शन है HFC का, उसको 85% तक डाउन करें। अगर आज आप 100 यूज कर रहे हो तो 85% कम करेंगे, 15 ही यूज करें। तो ये है आपकी बेसिकली ओजोन की कहानी। इसके बाद आया स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023। यानी अगर क्रायोस्फीयर का मतलब होता है हिमांक मंडल, और हिमांक मंडल जहां पर टेम्परेचर माइनस से नीचे होगा, और वो जो भी वहां पर परत पाई जाएगी, वो बेसिकली जल पाया जाएगा, वो हिमांक में पाया जाएगा। उसकी रिपोर्ट अभी आई है, ध्यान रखना, ICCI के द्वारा, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसका नाम है 2 डिग्री इज टू हाई। 2 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, रिपोर्ट का नाम है। कुछ नहीं करना है, देखो ये क्रायोस्फीयर होता है, जैसे आइस कैप हो गई, बर्फ हो गई, ग्लेशियर हो गए, झील और रिवर में अगर कोई आइस जम रही है ऊपर की परत पर तो वो भी, या परमाफ्रॉस्ट देखा होगा आपने, भूमि के अंतर्गत जो हमारी भूमि होती है उस पर भी कई बार बर्फ जमी होती है, वो परमाफ्रॉस्ट होता है। समुद्री बर्फ होती है, हिमखंड होते हैं, आइस शेल्फ होते हैं, और ये पूरे बर्फ की शीट होती है, और ये समुद्र के अंतर्गत भी कहीं कहीं जमी होती है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये सब क्या होता है, सारा क्रायोस्फीयर होता है। क्रायोस्फीयर मतलब हिमांक मंडल, जहां पर -डिग्री टेम्परेचर होता है, और जल किसके रूप में पाया जाता है, जल आपके बेसिकली हिम के रूप में। तो इस रिपोर्ट में एक ही चीज बोली गई कि रिपोर्ट ने बोला है कि भाई अगर 2 डिग्री तापमान में अगर वृद्धि होगी, इसलिए तापमान 2 डिग्री टू हाई, वही रिपोर्ट का नाम है। तो अगर इसमें 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि हुई तो सभी उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर और मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर और ध्रुवीय क्षेत्र लुप्त हो जाए। और वैश्विक, अगर ये बोला वैश्विक बढ़ोतरी होती है तो हिमालय क्षेत्र में 50% बर्फ पिघल जाएगी, और हिमालय क्षेत्र में अगर 50% बर्फ पिघली तो यूपी, बिहार ये वाले बाढ़ से बह जाएंगे, क्योंकि बाढ़ तेज गति से आएगी, जहां उत्तराखंड वगैरह में सब, ठीक है, गंगा वाला क्षेत्र पूरी तरह डूबने लगा। उधर उधर देखोगे आप तो इधर ब्रह्मपुत्र भी डुबा देगी, उधर देखोगे सिंधु नदी भी डुबा देगी, क्योंकि इनका रिसोर्स क्या है, इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर में जल बहुत ज्यादा आएगा तो कुछ टाइम के लिए बाढ़ आएगी, और हो सकता है उसके 2-4 साल बाद सूखा पड़ जाए, क्योंकि ग्लेशियर बचेंगे नहीं तो चल कहाँ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए ज्यादा, ये आपका कोई खास नहीं बनेगा, बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना रखना है कि क्रायोस्फीयर क्या होता है और क्रायोस्फीयर का क्या रोल होता है। क्रायोस्फीयर वो भी सभी जानते हैं, बर्फ के जमुई क्षेत्र को बोलते हैं। इसकी क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा भूमिका होती है, क्योंकि ध्यान रखना, क्रायोस्फीयर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक चीज आपको मैं ध्यान रखूंगा, अगर बर्फ वाला क्षेत्र है तो बर्फ में ध्यान रखना, बर्फ में एल्बिडो बहुत ज्यादा, यानी कि बर्फ है ना, वो रिफ्लेक्शन बहुत करती है, वो परावर्तन बहुत करती है, इसलिए बर्फ टेम्परेचर को कम अवशोषित करती है। ठीक, एल्बिडो बहुत ज्यादा, वो क्या होता है, इनका उच्च एल्बिडो होता है बर्फ का, ये ध्यान रखना। इसलिए टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, क्योंकि अवशोषित ज्यादा नहीं करेगी। आप सभी जानते हैं अगर बर्फ का एल्बिडो ही कम होता तो टेम्परेचर को अवशोषित करके बह जाती है अब तक बर्फ, लेकिन उसका एल्बिडो ज्यादा होता है, टेम्परेचर को अवशोषित कम करती है, इसलिए उसका पिघलन कम होता है। दूसरा काम आती है कार्बन बनना, ध्यान रखना, इसमें जो थर्माफ्रॉस्ट होते हैं, जहां पर बर्फ और मृदा का मिक्स होता है, थर्माफ्रॉस्ट के अंतर्गत कार्बन को संकुचन करने की क्षमता ज्यादा है। ये इसलिए आपके जो ग्रीन हाउस गैस है उनको अवशोषित कर सकते हैं, उसके बैलेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तीसरा आपको पता ही है, क्रायोस्फीयर का मतलब शुद्ध जल। क्या है शुद्ध जल, बर्फ का जल क्या, ध्यान रखना, बर्फ का जल शुद्ध जल होता है एक तरह से। 80% जो आपका फ्रेश वाटर है उसको क्रायोस्फीयर ही कंट्रोल, उसके अंडर में। ये चीजें, इन 3-4 चीजों की महत्वपूर्ण, मेन से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। क्रायोस्फीयर मतलब क्या होता है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को बैलेंस रखता है, उसके बारे में आपको ये बता सकते हैं। इसके अलावा अब दिक्कत क्या आ रही है कि अब लगातार चरम घटना हो रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी। क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी पहल चालू की गई, क्योंकि भारत में हिमालय पड़ता है, हिमालय की सुरक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी।
तो बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्लाइमेट का इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और ये फिर किस तरीके से क्लाइमेट को इफेक्ट। सिंपल सी बात है, कुछ उसमें इफेक्ट मत। ये कोई बर्फ है, बर्फ वाला क्षेत्र है, इस पे अगर टेम्परेचर पड़ेगा, पहली बात तो हमारे लिए काम कैसे आएगा, टेम्परेचर को कम अवशोषित कर, लेकिन जब बार बार टेम्परेचर पड़ेगा थोड़ा बहुत अवशोषित करके पिघलेगा। अगर जैसे जैसे इसको पिघलना चालू होगा, फिर दोबारा ज्यादा अवशोषित करेगा, क्योंकि बर्फ जितनी कम होगी एल्बिडो उतना ही, और एल्बिडो जितना कम होगा अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा, और अवशोषण टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही तेज गति से पिघलेगी, फिर और पिघलेगी, फिर और बढ़ेगा, फिर पिघलेगी, फिर और बढ़ेगा। इस तरीके से ये पूरे क्लाइमेट चेंज को बदल देगा। ठीक है। आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका, सबकी कहानी एक है कि वेस्ट अंटार्कटिका के बीच में आइस का मेल्ट हो रहा है। अंटार्कटिका आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, और यहाँ पर एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है अमेंडसन सागर। अमेंडसन सागर के ऊपर ध्यान रखना, ऊपरी जो परत है वो बर्फ की पाई जाती है, और अभी ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर धीरे धीरे जो आइस शीट है, आइस शीट क्या होती है, आइस शीट बेसिकली तैरती रहती है, आइस शीट बेसिकली तैरती रहती है, आइस शीट धीरे धीरे नष्ट। और अगर पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट नष्ट हो गई, तो पूरी दुनिया का समुद्र जल स्तर 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। 5 मीटर का मतलब 15 फीट ऊंचा, अर्थात आसपास के देश तो डूब जाएंगे, द्वीप के देश डूब जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अंटार्कटिका में कौन कौन सागर पाए जाते हैं देखना। नीचे दक्षिण दक्षिण पाया जाता है रॉस सागर, ये अमेंडसन पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, अमुंडसन बोलते हैं इसको, अमुंडसन सागर, और ऊपर ये पाया जाता है वेडल्स। ये ध्यान रखना एक काम। इसके अलावा इसमें खास, अब देखो पिघलने के सब कारण सैन है, उसी को बार बार नहीं पढ़ना है आपको। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको की पॉइंट पकड़ना है वो है क्या, ग्राउंडिंग लाइन। ये क्या है ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग लाइन का मतलब होता है कि जैसे अंटार्कटिका के ऊपर जो बर्फ जमी हुई, तो एक तो बर्फ बिल्कुल सतह के साथ टच है, भूमि की सतह के साथ टच है समुद्री क्षेत्र में, ठीक है ना, तो स्थिर रहेगी, कम पिघलेगी, एक जगह पर बनी रहेगी आराम से। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा की बढ़ने की वजह से भूमि से अपना संपर्क छोड़ देती है, आधार तल से अपना संपर्क छोड़ देती है। आधार तल से यदि उसका संपर्क हट जाएगा, वो तैरना चालू, और जब तैरना चालू करेगी, एक स्थान पर नहीं रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ते क्षैतिज स्तर पर उसका प्रसार ज्यादा होता जाएगा, और धीरे धीरे इसकी मोटाई कम होती जाएगी, और धीरे धीरे इसकी मोटाई कम होती जाएगी, तो पिघलती चली जाएगी, तो जो गति करेगी, तो घर्षण करेगी, घर्षण करेगी तो और पतली होती जाएगी, और दोबारा बाद उसका स्पेस बढ़ता जाएगा, उसमें टेम्परेचर और इनपुट करेगा, फिर पिघलेगी। इस तरीके से, और जैसे जैसे आइस शीट बदल बहती जाएगी, पतली होती जाएगी, धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता जाएगा, यही कहानी शुरू। तो ग्राउंडिंग लाइन जरूर समझ में, ग्राउंडिंग लाइन यानी कि वह बिंदु जहां पर ग्लेशियर और आइस शेल्फ अपने संपर्क को आधार तल से हटा देते हैं या समाप्त हो जाता है और समुद्र में तैरने लग जाते हैं, उसे ही बोलते हैं ग्राउंडिंग लाइन। बस उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है बस। अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए बहुत सारी संधियां की गई, यूपीएससी बिल्कुल नहीं पूछेगी, बट जस्ट गो थ्रू कि भारत ने किस किस पे साइन कर रहा है। तो भारत ने सारी संधियां लगभग लगभग साइन कर रखी है। जैसे अंटार्कटिका पर अंटार्कटिका संधि हुई 1959 में, जिसका उद्देश्य था कि अंटार्कटिका पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया जाएगा जिससे सैन्यीकरण को बढ़ाया जा सके। आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन सैन्यीकरण नहीं बढ़ा सकते। इससे भारत ने हस्ताक्षर की। इसके बाद अंटार्कटिका सील्स के संरक्षण के लिए 1972 अपनाया गया, इसमें भारत ने हस्ताक्षर कर रखे। इसके बाद 1982 में समुद्री सजीवों के लिए एक कन्वेंशन हुई, उसके लिए भी भारत ने रेक्टिफिकेशन कर रखा है। इसके बाद एक मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ। मैड्रिड प्रोटोकॉल का मतलब है अंटार्कटिका के एनवायरमेंटल को संरक्षण करने के लिए एक संधि हुई थी, जिसे बोलते हैं मैड्रिड प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, कई बार पूछा था मैड्रिड प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, और भारत ने इस पे हस्ताक्षर कर रखे। इसके बाद भारत ने जब ये अंटार्कटिका संधि की, इसके बाद भारत ने बोला कि भाई हम भी वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे, और भारत ने अपने वैज्ञानिक रिसर्च चालू किए। 1981 में भारत ने अपना अंटार्कटिका कार्यक्रम चलाया, जिसमें 1983 में दक्षिणी गंगोत्री में अपना रिसर्च सेंटर लगाया, मैत्री में लगाया, भारती लगाया, 3 नए बेस स्टेशन खोले हैं, और अब भारत के मैत्री और भारती अभी भी पूरी तरह कार्यरत है। वह दक्षिणी गंगोत्री उतनी मात्रा में कार्यरत नहीं। ये पूरी कहानी, ठीक है। भारत ने भारतीय अंटार्कटिका कानून 2022 में आया, और इसमें भारत अंटार्कटिका की उसको सुनवाई करने के लिए पूरी कोशिश की। इस कानून का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिका के पर्यावरण और इस पर आश्रित इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय उपाय के रूप में यह कानून अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका संधि, तीनों संधियों के संरक्षण को प्रभावी बनाएगा। इसके प्रावधान क्या है, कमेटी बनाई गई है, कमेटी डिसाइड करेगी भारत में किस किस को परमिशन देनी वहां पर,
अंटार्कटिका निधि का गठन किया गया है। ये उल्लंघन के लिए कठोर दंड है और दंडनीय अपराध को भी इसमें, दंडनीय अपराध के लिए कुछ न्यायालय भी बना जो इस पे काम करे। तो देखो पूरी चीज को ना ऐसा कोई बहुत ज्यादा फैक्चुअल है लग तो रही होगी, लेकिन पढ़ना जस्ट एक कहानी की तरह है। आपको याद हो जाएगी, जस्ट एक दो बार इसको रिवीजन किया, ऐसा परफेक्ट कॉन्सेप्ट बैठेगा कि क्वेश्चन है ऐसा नहीं आएगा डायरेक्टली, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करके आएगा अंदर से। तो वो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि पता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। जैसे देखो इसकी पूरी कहानी मत पढ़ो। अब एक टॉपिक है आपका आर्किटेक्ट एम्प्लीकेशन। आर्किटेक्ट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है ये समझ। आर्किटेक्ट एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच में तापमान वृद्धि में अंतर को हम क्या कहते हैं? तापमान वृद्धि में अंतर को हम क्या बोलते हैं? आर्किटिक एम्प्लीफिकेशन। ठीक है। और हाल ही में बताया गया है कि 2019 1979 से लेकर के 2021 तक आर्कटिक क्षेत्र शेष विश्व की तुलना में 4 गुना तेज गति से गर्म। दो चीज याद रखना है आपको, हमेशा काम आएगी। पहला, ओजोन परत के मामले में अंटार्कटिका, ओजोन परत पतली कहां हुई है? अंटार्कटिका। क्यों हुई है उसके कारण मैं आपको बताऊं। टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है? आर्कटिक क्षेत्र, नॉर्थ वाले पोल में। क्यों बढ़ा है उसका कारण बता। तो अब ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र इन दोनों के बीच में तापमान वृद्धि में जो अंतर है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान बढ़ा है, जैसे मान लो पहले 40 था, 41 हुआ होगा, 42 हुआ। ठीक है। दूसरी ओर आर्कटिक क्षेत्र में तापमान पहले मान लो 5 डिग्री था, अब वो 10 हो गया। तो वहां 5 बढ़ा है, यहाँ 1 बढ़ा है। तो वृद्धि कहां ज्यादा हुई है? तापमान वृद्धि का अंतर ज्यादा, और इसी अंतर को बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इसका मतलब यह है कि आपके ध्रुवीय क्षेत्रों पर, आर्कटिक क्षेत्र पर क्या बढ़ रहा है? आर्कटिक क्षेत्र तो ऑब्वियसली नॉर्थ में पाया जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र पर टेम्परेचर, और आर्कटिक पे बढ़ता हुआ टेम्परेचर आपको बहुत मुश्किल। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अभी पूरी कहानी है, इसमें कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक कीवर्ड को पकड़ लो, मामला कहां है। ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अगला ये राइज होगा आपके सामने, यार ऐसा क्या चीज है कि आर्कटिक क्षेत्र का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है? तो सुनो, दो कारण। पहला कारण, अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में पोलर एम्प्लीफिकेशन ज्यादा है। ये बात सही है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर का तापमान तेज गति से बढ़ता है। उसका एक कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ तापमान ग्रोथ और आर्कटिक क्षेत्र में तापमान ग्रोथ ज्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र समुद्री हिमवारण से ढका, समुद्री, अब समुद्री हिमावरण टेम्परेरी होता है, जबकि अंटार्कटिका बहुत बड़ी मोटी परत से ढका हुआ है जो स्थलीय सतह तक टच करती है। वो एक पूरा महाद्वीप है एक तरह से। और आर्कटिक क्षेत्र क्या है आपको पता है? महासागर। आर्कटिक क्षेत्र महासागर है, वो महाद्वीप है। दूसरी बात, आर्कटिक में हिमावरण पिघल रहा है। क्योंकि इस क्यों पिघल रहा है? क्योंकि इसके चलते जो आर्कटिक क्षेत्र का हिमावरण थोड़ा सा ज्यादा पिघल रहा है। और जैसे जैसे ज्यादा पिघलेगा पिघलेगा, मैंने बोला ही था कि बर्फ की मोटाई जितनी कम होगी, एल्बिडो उतना ही कम होगा, अवशोषण उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। इसकी वजह से वहां टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। और तीसरा, वायु परिसंचरण। वायु परिसंचरण का मतलब आपने देखा होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से वायु ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से ऊष्मा का हस्तांतरण हो रहा है, और यही ऊष्मा जाकर के वहां पर ग्लेशियरों को पिघला। ग्लेशियर पिघलेंगे, परत कमजोर होगी, टेम्परेचर को अवशोषित करेगी, फिर पिघलेंगे, फिर परत कमजोर होगी, फिर अवशोषित करेंगे। ये साइकिल ही आर्कटिक क्षेत्र में एम्प्लीफिकेशन को बढ़ा। और नासा ने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये काम होता है। तो अगर आप पूछेंगे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का कारण क्या क्या दिखा, ऑब्वियसली अब आर्कटिक सागर का महत्व, ऑब्वियसली जो महत्व अंटार्कटिका की बर्फ का है वही महत्व इसका भी होगा, आप सभी जानते हैं। देखो एक तो ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बैलेंस रखते हैं। भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गर्म है, तो उस गर्म को बैलेंस करने के लिए कोई तो क्षेत्र चाहिए, ध्रुवीय क्षेत्र होता है। तो ऐसी चीजें बार बार याद नहीं की जाती, ये ऑलरेडी एक बार माइंड में होती कि भाई हाँ अंटार्कटिका में जो चीजें हैं वही आर्कटिक क्षेत्र होंगी। इसके अलावा बहुत सारे जैव विविधता को भी इफेक्ट करता है, बहुत सारी। अगर मान लो बर्फ पिघल गई तो बहुत सारे ध्रुवीय भालू है ना, बालरस है, ये स्तनधारी जीव है, इनको नुकसान होगा क्योंकि ठंडे क्षेत्र में बर्फ में ही रहते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर कई जो स्वदेशी आबादी है इनका नाम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे। यूपिंग, इम्पिया और इनुइट, ये स्वदेशी आबादी जो कहाँ पर पाई जाती है बेसिकली दोस्तों, ये पाई जाती है आर्कटिक क्षेत्र में, जो बेसिकली अपनी पारंपरिक जीवन शैली के आधार पर शिकार वगैरह करती है और अपना भोजन अवसर करती है वो। और बर्फ में आने वाली कमी वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर तो उपलब्ध करा सकती है। क्यों उपलब्ध करवा सकते हैं? क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में जैसे रसिया है, रसिया का पूरा नॉर्दर्न पार्ट बर्फ से जमा रहता है, इसलिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं कर पाता है। लेकिन यदि बर्फ पिघल गई तो एक तो वहां पर माल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम की नुकसान करेगा। वही कहानी इसकी पूरी। अब कैसे ग्लोबल, अब कैसे आर्किटेक्ट एम्प्लीकेशन होता है? जैसे सिंपल सी बात है, वायुमंडल में एरोसोल, एरोसोल क्या होती है? कण होते हैं छोटे छोटे। वो एरोसोल क्या होते हैं? जैसे अधिक धुएं बादल होते हैं, ये वायुमंडल में क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस को अवशोषित करेंगे। ग्रीन हाउस गैस को अवशोषित करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा छोड़ेंगे, ज्यादा ऊर्जा आएगी, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएगी, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो वायु का हिमकरण, वायु पिघलेगी, वायु पिघलेगी तो वायु का फिर अवशोषण ज्यादा होगा, परावर्तन कम होगा, अवशोषण ज्यादा होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वायु पिघलेगी। यही घटना घटित। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है इसके। कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद करनी रटनी है। अब ब्लू ओशन इवेंट क्या होता है? कुछ नहीं है, आर्कटिक महासागर का पूरा क्षेत्र ना, और अगर पूरा क्षेत्र किससे बना हुआ है? बर्फ से। कैसा दिखेगा? सफेद दिखेगा। लेकिन अगर सपोज करो कि बर्फ पिघल के कम हो जाए और उसके पूरे क्षेत्रफल का 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर, उस पूरे क्षेत्र मतलब कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर, लेकिन अगर पूरे क्षेत्र की महासागर, आर्कटिक महासागर की बर्फ अगर केवल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम चली जाएगी, अर्थात उसका सतह, आर्कटिक सतह का क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा, वो सतह, सफेद सतह पिघल जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जल में। और जल का कलर कैसे दिखेगा? नीला। इसी को बोलते हैं हम ब्लू ओशन इवेंट, जिसमें ग्लेशियर पिघल करके जल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल, बर्फीला क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम हो। ऑब्वियसली वही सब जानते हैं, अंतरिक्ष में परावर्तित सूर्य प्रकाश की मात्रा भी कम होती है, इससे पृथ्वी और अधिक गर्म भी बढ़ती है आर्कटिक क्षेत्र में। ये तो कुछ सब जस्ट कॉमन चीज है। कन्वेंशन देखें, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे कन्वेंशन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है यूएनएफसी। यूएनएफसी का 28वां कन्वेंशन दोस्तों दुबई में हुआ है, 29वां कन्वेंशन अजरबैजान में होगा, 2030 सॉरी 20 इसका ब्राजील में होगा। 3 कन्वेंशन ध्यान रखना। इससे पहले आपको पता है COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, उसके बाद COP28 यूएई में हुआ है। और बातें वही होती है, कॉप में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक होती है क्योटो प्रोटोकॉल, एक होती है पेरिस कन्वेंशन। ये दो महत्वपूर्ण है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में केवल डेवलप्ड कंट्रियों को जिम्मेदार है। 1997 हुआ था, 2000 मतलब 97 हुआ, 2008 से जब इम्प्लीमेंट हुआ 2020 तक ही चला। उसके बाद 2015 में पेरिस कन्वेंशन हुआ। पेरिस कन्वेंशन में सभी देशों को जिम्मेदारी दी और हर देश से बोला कि भाई आप अपनी सहमति से एक टारगेट बना के लाइए, जिसे बोला जाएगा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप अपने अपने स्तर से एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव कीजिए, उसे बोला जाता है एनडीसी। इसके आगे आई और लगा दिया जाता है, सभी देशों को मिलाकर के उसको बोलता है इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री का उसकी डिस्कशन होता है, हर उसमें उसको चेक किया जाता है हर कॉप के। ये दो महत्वपूर्ण होते हैं। इस सम्मेलन में आपको पता है यूएई हुई, तो इसमें सभी बातें बनी, उसको बोला गया यूएई कंसेंसस। ठीक है, अब देखो क्या बेसिक डिस्कशन हुआ। लॉस एंड डैमेज कोर्स की शुरुआत हुई। लॉस एंड डैमेज कोर्स देखो, फंडिंग जुटाने के लिए क्लाइमेट को लेकर के बहुत सारे फंडिंग जुटाने का तरीका इसमें किया गया। तो एक सबसे पहले लॉस एंड डैमेज कोर्स, इसकी बात तो 2012 से चल रही है, लेकिन 2022 की शर्म अल शेख में जो COP27 हुआ उस समय इसका गठन हुआ और अब इसने काम करना चालू कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि जो देश क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान झेल रहे हैं उनको सपोर्ट करना, विशेषकर मुख्य रूप से बहुत लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उनको सपोर्ट। 2013 में बारसा में हुए COP19 के अंतर्गत इसके कॉन्सेप्ट को लाया गया था और WIMF की स्थापना की गई थी बेसिकली। ठीक है, और अब इसमें LND के समाधान के लिए बेसिकली LND फंड का ही निर्माण किया गया है और उसको लागू कर दिया गया है इस कन्वेंशन के अंदर। इस LND फंड की देखो कहानी, फिर समझो वर्ल्ड बैंक इसका पूरा
मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी 4 सालों से पहले ही वित्तीय मध्यस्थता निधि की मेजबानी कर रहा था, बहुत सारी जो फंड है उसका। इसका प्रबंधन करने के लिए एक सचिवालय होगा, और इसको फंड दिया है यूएई, जर्मनी, यूके, जापान, इन देशों ने भी इसको फंड दिया है, और इस आधार पर लगभग लगभग काम करना चालू हो गया। इसके अलावा एक ग्रीन क्लाइमेट कोर्स होता है, एक अडेप्शन कोर्स होता है, एक लीज डेवलपमेंट कंट्रीज फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड होता है। इन सभी को मिलाकर के लगभग 83.9 बिलियन डॉलर जुटाए गए हैं कॉप 28 के अंत। क्षेत्रीय जलवायु फ्रेमवर्क पर भी घोषणा की गई है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट भारत ने हस्ताक्षर कर दिया, उस पर जाना है इंपॉर्टेंट लॉट एंड एल एंड डी कॉन्सेप्ट समझो। एल एंड डी कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, हमको पता है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ध्यान रखना, अगर मान लो चाइना एमिशन कर रहा है तो उसका नुकसान चाइना को नहीं होगा, उसका नुकसान द्वीपीय देशों को होगा, उसका नुकसान जहां पर ग्लेशियर है उनको होगा। इसलिए करे कोई भरे कोई वाले कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए एल एंड डी को लेकर बस, अगला कुछ नहीं है। अगला यह है कि भाई लोगों के जीवन आजीविका पे फोकस करना है, सर्व अल शेख अडॉप्शन एजेंडा को अपनाना है। ध्यान रखना, सर्व अल शेख अडॉप्शन एजेंडा आया था, इसके अंतर्गत कॉप 28 में कृषि और खाद्य जलवायु पर भी एक अमीरात में घोषणा पत्र हुआ है। और जल देखो, मानव जीवन से संबंधित क्या क्या चीज आएंगी, एक तो कृषि, खाद्य, जलवायु आ गई, स्वास्थ्य आ गया। तो देखो सरमल शेख में एक तो अडॉप्शन हुआ था, उस पर बेसिकली कुछ रिपोर्ट आई एक साल में। उसके अलावा कॉप 28 में एक कृषि को लेकर के और एक जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर के भी घोषणा पत्र जारी हुआ। और ये बेसिकली, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यूएई और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर काम किया है, इसमें 120 कंट्री है, लेकिन ध्यान रखना भारत इस पे हस्ताक्षर करता नहीं अभी तक। किस पे? ये कॉप 28 के अंदर जलवायु स्वास्थ्य पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं। कॉप 28 पर एक और घोषणा पत्र हुआ है जलवायु, ये बेसिकली घोषणा पत्र देखो, जब कॉप जलवायु की बात चलेगी तो कृषि पे फोकस किया जाएगा, हेल्थ पे फोकस किया जाएगा, जलवायु राहत पे भी फोकस किया जाएगा, उस पर लेकर के यूए के 3 घोषणा पत्र। इसके अलावा ग्लोबल गोल ऑन अडेप्शन, इस पे भी यूए ने अपना काम किया है। बेसिकली ज्यादा काम का नहीं है, जस्ट गो थ्रू। एक है पूरी समावेशता, मतलब हर पक्ष को इसमें शामिल करने की बात की गई है, जैसे चाहे जेंडर की बात की जा रही है, महिलाओं की बात की जा रही है, युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। बहुत सारे रिपोर्ट इसके अंतर्गत, एक तो रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पे तो एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी कॉप 26 में, और इसको ये था कि भाई आप निवेश को बढ़ावा देंगे, उसको लेकर उसने एक रिपोर्ट जारी की है। एक है एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट, जो मीथेन को रोकने पर काम करती है, इसका इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये बेसिकली यूएनईपी के संदर्भ में काम करती है। कुल मिला के आपको पता है मीथेन इज मेजर ग्रीन हाउस गैस, तो उस ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए ये रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में चीजें पता लगती है किस देश ने कितना किया है, ये रिसर्च करती है कि किस देश कितना कर रहा है, कौन से फैक्टर से कर रहा है, उससे ज्यादा पता लगता है। यूएनएफसीजी आप सभी जानते हैं, ये बाध्यकारी संधि है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। मतलब ये पर्यावरण हुआ था, इसके बाद ये पेरिस कन्वेंशन, आपको पता है पेरिस कन्वेंशन दोस्तों ध्यान रखना बाध्यकारी है, प्रोटोकॉल भी बाध्यकारी है, ठीक है। वही जो मैंने कहानी ऊपर बताई है, पहले डेवलप्ड कंट्री के लिए था, अब सभी के लिए कर दिया, ठीक है। यूएनएफसी सचिवालय ने मोमेंट फॉर चेंज इन क्लाइमेट मतलब नाउ लॉन्च किया। ध्यान रखना यूएस ये एक बार यूपीएससी पूछ चुका है ना, मोमेंट यूपीएससी 2019 से क्वेश्चन ये, मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है कौन ने इनिशिएटिव किया। इस पहल के अंतर्गत व्यक्ति, कंपनी, सरकारी 3 चरणों की सहायता से क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की आग्रह किया है। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब समझते हो? क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि क्लाइमेट को कोई नुकसान न पहुंचे, क्लाइमेट अपने बैलेंस में चलती रहे, ऐसे कारकों को बढ़ाओ। ऐसे कारक, अब क्या करना है, उस फसल को कम करना है, ठीक है ना। क्लाइमेट फुटप्रिंट को मापना है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो वही है। तो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब नेट जीरो टारगेट प्राप्त करना ही है एक तरह से। इतना ज्यादा ना टेक्निकल शब्दों में घूमना मत, उसके ना जनरल अर्थ को समझ। और क्लाइमेट फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हम चेक करें, फुटप्रिंट का मतलब क्या, कितना CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं, कितने क्लाइमेट मानव गतिविधि से कितनी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं, फुटप्रिंट मतलब पता लगाना, मापना, ठीक है। तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना, उनको सुनना, बस उससे काम चल जाएगा। और इनको 2 एक बार रिवीजन कर दो। देखो आप लोगों ने टीटी 35 मुझे पता है पढ़ ली होगी सभी ने, क्योंकि बहुत पहले आई हुई है, लेकिन एक चीज जो याद रहती है उसको ध्यान रखना कि हम किस तरीके से चीजें पढ़ रहे हैं और कौन सा आ सकता है क्वेश्चन। यूपीएससी का आ सकता है थोड़ा बेसिक वाला, क्लाइमेट फुटप्रिंट। ध्यान रखना, एक यूपीएससी एनवायरमेंट में से एक क्वेश्चन टर्मोलॉजी का देती है हिस्सा, आप किसी भी तरह के पीएम, और एक लाइन का क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल, लेकिन अगर आपको वो टर्मोलॉजी पता नहीं है तो आप अर्थ नहीं लिख,
इसलिए टर्मिनोलॉजी थोड़ा देखते हो। देखो, एक होता है ग्लोबल स्टॉक पर तकनीकी रिपोर्ट, कोई खास काम की है नहीं, एक बार देखना। ये क्या है, ग्लोबल स्टॉक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पेरिस कन्वेंशन समझौते में लक्ष्यों को प्राप्त करने में 5 वर्षों की सामूहिक प्रगति का आकलन करेगी। और ये किन किन 8 क्षेत्रों में। और देखो 8 क्षेत्र कुछ नहीं है, घसपेट के क्या होगा, क्या होगा, जीवाश्म कम करना है, नवीनीकरण ऊर्जा बढ़ानी है, इन्हें सड़कों के माध्यम से कम करना है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कम करना है, वही है इसमें एक बार गो थ्रू। बॉन जलवायु बैठक के दौरान ग्लोबल स्टॉक के लिए ड्राफ्ट नंबर, ये कोई काम नहीं, बॉन कन्वेंशन में पहली बार बात हुई। इसके बाद एक होती है पेरिस समझौते के तहत सिंथेसिस रिपोर्ट, वो बात है। देखो ध्यान रखना, पेरिस समझौते में ये डिस्कशन हुआ कि 2010 के स्तर के आधार पर 2030 तक हमें इमिशन को कम करना है। और कितना कम करना है, उसकी टेम्परेचर 1.5 डिग्री कम, उसी पे चलता है। तो नवीन एनडीसी लागू करने के बाद 2010 के स्तर पर 2030 तक उससे 8.8 तक बढ़ोतरी होगी। 40 की कोई कम नहीं। अब भारत की कौन कौन सी पहल रही है, भारत ने ध्यान रखना, एक तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जारी की। इतनी कहानी इसमें बताई जाएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होती है। देखो, जो भी आदमी करता है, प्राइवेट कंपनी करती है, क्या करती है, पैसे के लिए लाभ कमाए। तो भारत ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और बोला है देखो यार, कि ना जलवायु के अडेप्शन को या ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए भी, या कार्बन को संकुचित करने के लिए भी, उसको एक बिजनेस बना दो। इसको क्या करा, तो एक बिजनेस बना दो। कैसे, कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई देश, अगर कोई संस्था अगर ऐसे तरीके अपनाती है जिससे कि वो कार्बन के इमिशन को कम कर देती है, और उसके बदले में उसमें क्रेडिट मिलता है, और उस क्रेडिट को वो बेच सकते हैं, क्योंकि हर देश को एक जिम्मेदारी दी गई, तो हर देश उस जिम्मेदारी के नाते उस क्रेडिट को खरीदेगा। मान लो मुझे ही कोई कंपनी लगी, तो मेरी कंपनी से क्या होगा, कि मेरी कंपनी से मान लो 1 मिलियन टन, 1 टन कार्बन का इमिशन हो, तो मुझे परमिशन से पहले एक सर्टिफिकेट सरकार को देना पड़ता है कि भाई 1 टन जो कार्बन एमिशन हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ तो दीजिए। तो मैं कहूंगा लो 1 टन का कार्बन क्रेडिट मुझसे ले लीजिए। अब मैंने कहां से लिया है, मैंने किसी से खरीदा है। तो मैंने किससे खरीदा है, जिसने सच में कार्बन को संकुचित किया। इस पहल को ग्लोबलाइजेशन पे बढ़ाने के लिए भारत ने ये की गई है। इस पहल की है कि एक तो ग्रीन क्रेडिट सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ताकि लोग डिजिटल लेवल पर उस पर व्यापार कर सकें इनका। ग्रीन क्रेडिट पोर्टल बनाया जाएगा, जहां पर पता लगे, अपने स्तर पर डेटा वहां पर मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट सभी जानते हैं, क्रेडिट क्रेडिट को मतलब व्यक्ति, समुदाय, निजी क्षेत्र, कंपनियां, विभिन्न हितधारक द्वारा स्वैच्छिक करने वाली कार्रवाई को केंद्रित है। यानी कि अगर मैं भाग लेना चाहता हूँ, मैंने सिंपल सा काम है, मैंने अपना एक बिजनेस खोला कि मेरी 5 बीघा जमीन है, पेड़ पेड़ लगा, पेड़ ही पेड़ लगा, और पेड़ लगा करके 1 बीघा को बेचा। एक मैंने जैसे मान लो 100 पेड़ लगाया, 100 पेड़ों का मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, 100 पेड़ मान लो 1 मिलियन, तो 1 टन, सॉरी मिलियन तो बहुत ज्यादा, 1 टन कार्बन को संकुचित कर सकते हैं। तो मैं 1 टन का क्रेडिट लेके उसको लाखों मतलब जितनी भी करोड़ों में बेचना चाहूंगा बेच सकता हूँ। तो ये बिजनेस टाइप में, इसको भारत ने ग्लोबलाइजेशन, भारत ने ऑलरेडी पहले डिस्कस चालू कर रखा है, अब इसको ग्लोबलाइजेशन कर। इसके अलावा इसी में इनिशिएटिव में 2 डिस्कशन और शपथ ली गई थी, प्लीज ली गई थी। पहली, वैश्विक नवीनीकरण और ऊर्जा दक्षता। एक तो ग्लोबलाइजेशन पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इसको लेकर के 1 से 18 देशों ने शपथ ली, लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं। और एक ग्लोबल कूलिंग प्लीज, इसमें भी शपथ ली गई थी। ये यूएन ने साल किया गया, इसमें शपथ ली गई। उसमें क्या बोला गया, कि 2050 तक कूलिंग की वजह से होने वाले ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को 68% तक कम। जैसे एयर कंडीशनर्स होता है, एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी बढ़ा दें, जिससे वो कम से कम कार्बन सीएफसी का मिशन, ठीक है, वही चीज है। इसमें क्या करेगा, नवीनीकरण ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाया जाएगा बस। तो बेसिक चीज क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, वो बस कहानी आप पढ़ते रहेंगे। ऑयल गैस एंड डिकार्बोनाइजेशन चार्टर, चार्टर का मतलब एक नियम होता है, चार्टर का मतलब कुछ नियम जिन पे सहमति बनती है लोगों की। ऑयल एंड गैस, इनकी वजह से जो कार्बनिफिकेशन होता है, उसको डीकार्बनिफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुख्य रूप से एक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। दुनिया की 50 बड़ी कंपनियां जो 40% से अधिक तेल का उत्पादन करती है, उन्होंने इस पर प्रतिबद्धता जताई है कि हम ऐसे तरीके अपनाएंगे जिसकी वजह से कार्बन के इमिशन को इससे कम किया जा सके। ये बात भी कहा हुआ है COP 28।
एक यूपीएससी का लगातार क्वेश्चन आता है कई बार, कोई कॉप बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो जाती है, तो उसका क्वेश्चन पूछती है स्टेटमेंट कि कौन से इनिशिएटिव्स इस कॉप में लिए। कई बार मिलान के लिए पूछ लेते हैं 27 में कौन सा लिया, कॉप 21 में कौन सा लिया। इसलिए ना इनिशिएटिव्स जरूर ध्यान रखें। अफ्रीका हरित औद्योगिक फेयर, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, ये कॉप 28 में आया। इसके अंतर्गत अफ्रीका में उद्योगों के हरित विकास, यानी अफ्रीका अभी एक बड़ा महाद्वीप है, डेवलपिंग फेज में जा रहा है, इमर्जिंग हो रहा है, वहां पर बड़ी कंपनियां लगेंगी, इसलिए वहां पर पहले से ही आप विभिन्न प्रकार के फंड और निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा। G7 क्लाइमेट क्लब। अब देखो G7 देश तो आप जानते हैं 7 दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलाइज देश होते हैं, जिसमें अगर मैं आपको नाम बताऊं एक बार, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, यू फ्रांस फ्रांस, और एक हो जाएगा आपका जापान, और एक हो जाएगा ब्रिटेन। ये 7 कंट्री है जो G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, औद्योगिक देश है, बहुत पहले इन्होंने औद्योगिकरण का काम किया है, जबरदस्त तरीके से दुनिया में ग्रीन हाउस गैस को एमिशन किया है इन्होंने। इन्हीं का हाल ही में एक वैसे जर्मनी ने चिली के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। वर्तमान में G7 क्लाइमेट क्लब के अंतर्गत 36 देश है। भारत इस बार शामिल नहीं, क्योंकि देखिए क्या कहा, भारत अभी क्लाइमेट के फुल फ्लैश टारगेट से बच रहा है, क्योंकि भारत का काम है भी डेवलप्ड करना। 2047 तक भारत क्लाइमेट के ऐसे भी किसी डॉक्यूमेंट को हस्ताक्षर नहीं करेगा जो उसके डेवलपमेंट में बाधा पहुंचे। इसमें यह कहा गया है कि क्लाइमेट एविएंसियस देशों को खुला सहकारी मतलब एक फोरम है, इसमें ये किया जाएगा उद्योगों को डीकार्बोनाइजेशन। अभी भारत उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन पे अभी फोकस नहीं, क्योंकि उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अभी उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो कर। भारत 2047 के बाद इस पर ज्यादा फोकस है। अभी टारगेट है भारत को 2047 तक डेवलप, और डेवलप बनने के लिए उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत थोड़ा सा इस पर कम काम। अंतरिम सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी क्लब के अंतरिम सचिवालय के रूप में काम। इस क्लाइमेट क्लब का सचिवालय कौन करेगा? ओईसीडी का जो सचिवालय है वो इसका इंटरिम सचिवालय के रूप में काम। ठीक है। 2022 में 7वीं बैठक जर्मनी ने सबसे पहले इस प्रस्ताव दिया था, इसलिए जर्मनी ने बताया। G7 की ओर से जर्मनी आया, फिर चिली के साथ मिलकर इसको काम किया। अलाउड क्लाइमेट पार्टनरशिप कोई काम का नहीं है, जस्ट देख लेना, एक फंड है, फंड जुटाया जाएगा, परोपकारी फंड जो क्लाइमेट पे काम करेगा। इसका उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जलवायु परियोजनाओं के लिए जनसंख्या व्यवसाय को बढ़ाना। दक्षिण पूर्वी एशिया के करीबन देश आएंगे इसमें, और साउथ ईस्ट एशिया ग्रीन एनर्जी फैसिलिटीज की स्थापना की गई इसमें। COP28 में अंतर्राष्ट्रीय निगम ने $11 बिलियन जुटाने पर साझेदारी की। आईएफसी, आप समझ आईएफसी के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विश्व बैंक की 5 संस्थाएं होती है, उसमें एक संस्था ये होती है जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक लेवल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। अल्तेरा फंड यूएई द्वारा स्थापित $30 बिलियन का क्लाइमेट फंड है, जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश को बढ़ावा देगा। 2030 तक $250 बिलियन एकत्र करके एनर्जी के ट्रांजिशन, औद्योगिकरण और संधारणीय आजीविका और जलवायु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें अल्तेरा फंड के फंड, इतना ध्यान रखना अल्तेरा फंड का संबंध, बस इतना याद रखोगे ना काम बन जाए। और अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए अल्तेरा फंड है क्या है, उसको थोड़ा सा कोई क्वेश्चन घुमा क्या है। इंडिया ने क्या काम किया है COP28? ध्यान रखना, इंडिया ने एक क्या है, ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया कि बोला आप क्लाइमेट चेंज में फोकस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम डेवलप्ड कंट्री के बराबर करें, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत ने ऊपर के कई जो ऊपर पे कई एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। आपने देखा होगा 2 क्रीजों पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत का टारगेट है डेवलप। भारत कह रहा है कि यार नुकसान तुमने पहुंचाया, हम अभी भरपूर्ति क्यों करें, उस चीज की डिस्कशन इसमें चल रहा है। ठीक है। COP20 ग्लोबल साउथ की चिंता को भारत ने उठाया। ग्लोबल साउथ की चिंता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहली चिंता कि विकसित देश उनको फंड दे, विकसित देश तकनीकी दे, विकसित देश ज्यादा जिम्मेदारी उठाए। ठीक है ना। और विकासशील देश, और जो जिसकी वजह से विकासशील देशों को नुकसान हुआ है, द्वीपीय देशों को नुकसान हुआ है, ग्लोबल साउथ के देशों, ग्लोबल साउथ बेसिकली जो विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले देशों को ग्लोबल साउथ की श्रेणी में रखा जाता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान। ठीक है। तो इसमें भारत ने बहुत सारा काम किया है, उसको हम एक बार देखते थे भारत ने कौन कौन से काम किए। और ना रटना नहीं है, बस याद करना है, बस समझना है क्या है। देखो भारत ने एक तो लीड्स IT2 को बढ़ाया,
लीड्स आरटी 2.0 को बढ़ाया। क्या होता है कुछ नहीं, फर्स्ट आया था 2019 में, स्वीडन के साथ हमने मिला। अब 2002.0 भारत ने यहाँ पर आया। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली ट्रांजिशन, इंडस्ट्री ट्रांजिशन को बढ़ावा देगा। अब इंडस्ट्री ट्रांजिशन का मतलब है कि भाई औद्योगिक क्षेत्र जो एमिशन कर रहे हैं उनको कम एमिशन में कन्वर्ट करें, लेकिन उसके लिए डेवलप्ड देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, है ना। उसके लिए डेवलप्ड देश मुख्य रूप से ओवरसी कंट्रियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंडिंग करेंगे, उस पर फोकस हुआ है। तो भारत ने इस पर फोकस किया कि भाई ये काम किया जाए। दूसरा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, उसको आगे बढ़ाए, भारत ने, मैंने बताई दिया आपको। तीसरा मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, इस पे भारत ने अपनी एक बैठक की है, ये भारत इसका सदस्य बना है, ध्यान रखना। ये इसको लेकर के COP27 में यूएई और इंडोनेशिया लेके आए थे, भारत ने इसको इस बार हस्ताक्षर किए इस पे। और एक है भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस बना है, और इसलिए नेशनल राष्ट्रीय गंगा मिशन और ये मिसिसिपी रिवर सिटी एंड टाउन्स इनिशिएटिव ऑलरेडी दोनों हस्ताक्षर कर रखे थे यूएस और इंडिया के बीच में। अब इसको वैश्विक लेवल पर आगे बढ़ाया गया है। लगभग 267 शहरों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की गई है कि वहां पर जाने वाली नदियां हैं उनको बायोडाइवर्सिटी मेंटेन, इकोसिस्टम मेंटेन किया जाएगा, उनको दोबारा से सही किया जाएगा, प्रदूषण को कम किया जाएगा। ठीक है। अब जो आता है इसके बाद दोस्तों आता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। वही मैंने जो आपको बताया, कुछ भी कहानी नहीं है, सेम टू सेम कहानी। यूएनएफसी सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत इस सिंथेसिस रिपोर्ट को जारी किया। कौन ने जारी किया, ये ध्यान रखना, यूएनएफसी सचिवालय। बेसिक पेरिस समझौते के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति नहीं हो पाई है, जो लक्ष्य डिसाइड किए। नवीनतम एनडीसी के अनुसार 2010 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन लगभग 8.8 अधिक रहा। 40% जो देश है उन्होंने अपनी चीजों को पूरा कर लिया है, बहुत सारे देशों ने अभी तक पूरा नहीं किया। एनडीसी के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं दोस्तों आप। नेशनल रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन है, 2020 में जलवायु कार्य योजना को लेकर इसको तैयार किया गया था। COP26 में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत पक्षवार देश 2022 के अंत तक अपने जो एनडीसी है उसको रिव्यू करें। भारत ने भी रिव्यू किया, उसको चेंज भी किया। देश अपने एनडीसी के निम्नलिखित बारे में बताते हैं कि देखो भाई हमें कितनी हम कम करना है और कितना अडेप्शन। कोई टारगेट है, जैसे भारत का टारगेट आगे देखने को मिलेगा। एनडीसी हर 5 साल में यूएनएफसी सचिवालय को प्रेजेंट की जाती है। भारत अपना एनडीसी टारगेट को यूएनएफसी सचिवालय को देगा। भारत के एनडीसी भारत ने 2015 में बनाया, 2022 में दोबारा इसको अपडेट किया है। भारत ने 2 एनडीसी के अंतर्गत जो टारगेट डिसाइड किए थे, 2 टारगेट ऑलरेडी अचीव कर, है ना। अब भारत के टारगेट में बताऊंगा। एक तो भारत का टारगेट था कि 2005 के स्तर पर जो इमिशन है उसको 33% तक कमी करनी, वो भारत ने पूरा कर लिया है। और दूसरा कि भारत में जो टोटल विद्युत है उसका 40% गैर जीवाश्म ईंधन से करना है, वो भी भारत ने 2021 में अचीव किया। 4-5 टारगेट थे जिसमें से 2 तो भारत ने पूरे कर लिए, है ना। इसको आगे पढ़ेंगे, पंचामृत को मैं बताऊंगा। देखो ये भारत का देख जाइए, ये बेसिकली देखो 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखे। पहले पहले क्या लक्ष्य था, उत्सर्जन को कम करना है। उत्सर्जन की तीव्रता ये बोला कि 2005 की तुलना में 33 से 35% कम करनी, ये पहले टारगेट रखा था जिसको हमने अचीव कर लिया। अब रखा है हमने क्या, 45% कम। और अभी तक हमने क्या कर लिया, उसको 33% कम कर लिया। तो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। एक लेकिन हमने दोबारा अपडेट किया है क्योंकि तो टारगेट 2030 तक है, ठीक है। दूसरा गैर एमिशन, पहले हमने 40% रखा कि भाई हम गैर एमिशन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल ऊर्जा का परसेंटेज है उसको चेंज करेंगे, टोटल का हम 40% करेंगे। अब उसको 50% कर लिया है और भारत ने लगभग 44% अचीव कर लिया। ये डेटा याद रखना, भारत 44% गैर जीवाश्म पे चला गया है। इसके अलावा तीसरा हमारा टारगेट था कि कार्बन सिंक। कार्बन सिंक में हमारा ये था कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हमें कार्बन सिंक बनाना है। और ये टारगेट अभी भी उतना है क्योंकि हम इसमें लगभग 1 बिलियन 1.5 बिलियन तक पहुंचे हैं, ठीक है। ये तो भारत के क्वांटिटेटिव टारगेट थे। इसके बाद स्वास्थ्य के तौर पर भारत को बढ़ावा देना है, तो भारत को बढ़ावा देना है। लाइफ हाई पहल चलाई भारत ने, है ना। जलवायु अनुकूलन और स्वच्छ मार्ग को अपनाना, जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन को अपनाना कृषि क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। इसके अलावा घरेलू पूंजी के माध्यम से विकसित देशों से नई एवं अतिरिक्त धनराशि जुटाना ताकि टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की जाए। भारत अत्यधिक जलवायु प्रौद्योगिकी पर रहता है, ये बेसिकली इनको जस्ट गो थ्रू होगा ना। 5 तो ये बेसिकली आपके 3 तो टारगेट जो आपको देख। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री 2026 में ग्लासगो कन्वेंशन में गई और वहां पर पंचामृत को दिया। यूपीएससी ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लेकिन प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा यूपीएससी। ध्यान रखना पंचामृत क्या है। पंचामृत भारत के 5 वो लक्ष्य है जो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग उसको मिटिगेशन और एडॉप्शन के लिए अपनाया जाए। पहला लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाना।
दूसरा लक्ष्य 2030 तक 50% गैर जीवाश्म अक्षय ऊर्जा से पूरा करना है। कोयला से टारगेट अक्षय, अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी कर। चौथा, कार्बन इंटेंसिटी 45% कम करनी। और पांचवा, नेट जीरो टारगेट 2070 तक अचीव करना। नेट जीरो का मतलब फिर कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल इमिशन नहीं करेंगे। नेट जीरो का मतलब जितना इमिशन करेंगे उतना ही सिंक करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि टोटल इमिशन जीरो है। कुछ नहीं है, जस्ट गो थ्रू, कोई नई चीज नहीं है इसमें तो, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला क्या है, गाइडेंस फॉर चिल्ड्रंस राइट्स। ध्यान रखना, एक मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है आजकल, वो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट को रोकने का। ये क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स से व्यक्तियों की सुरक्षा का अधिकार, जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि आर्टिकल 14 और 21 के अंतर्गत एक अधिकार होगा कि जलवायु परिवर्तन के से किसी व्यक्ति या होने मानव की होने वाले नुकसान को सुरक्षित करना, उस नुकसान को कम करने की सुरक्षा करने को ये नया अधिकार दिया गया है। बस बेसिकली अब क्लाइमेट राइट्स की बात चल रही है। तो सीआरसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसने कुछ डिसीजन दी है। ऐसे ज्यादा काम के तो है नहीं, बस जस्ट गो थ्रू। ठीक है ना, इसमें एक बार गो थ्रू लेना आप, बात कोई काम नहीं। ये कन्वेंशन 1989 में हुआ था, 196 देशों ने, भारत ने भी इसको पुष्टि की कर रहा है। अदर इनिशिएटिव जो न्यूज में है उनको देख सकते हैं। एक तो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, तो वही है, मौसम विज्ञान कांग्रेस है उसके द्वारा इसको दी गई है। इसमें क्या किया जाएगा वो चीज ध्यान रखना। इसका मुख्य उद्देश्य है हीट ट्रैपिंग, गैसों को कम करने पर कार्रवाई। हीट ट्रैपिंग गैस, देखो ग्रीन हाउस गैसों को ही हीट ट्रैपिंग गैस, समझे। हीट ट्रैपिंग गैस जो सूर्य की किरणों को नीचे से जाने ना देकर के ट्रैप कर, इसके लिए बोला गया कि ये पहले अंतरिक्ष भूमि स्थित सभी प्रणालियों के माध्यम से डेटा तैयार करेगी। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और तथा इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित 1989 में इसको स्थापित किया गया था। 4 प्रमुख घटकों पे काम करेगी, CO2, मीथेन, NO2 की सांद्रता को देखेगी। कुल मिला के कुछ नहीं है, बहुत क्या करेगी, डेटा कंट्रोल, डेटा कलेक्ट करेगी, चाहे वो अपने स्पेस सैटेलाइट हो, चाहे लैंड सैटेलाइट हो, लैंड के माध्यम से सभी हो। और क्या चेक करेगी भाई, कितना CO2 इमिशन हुआ है, कितना मीथेन, कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी सांद्रता को मुख्य रूप से देखेगी। तो ऐसी चीज को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, काम क्या है। फर्स्ट मूवर कोएलिशन, फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन की बैठक भारत ने लिया है क्या। ये बेसिकली WEF संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में शुरू किया गया COP26 के अंतर्गत, और ये PPP आधारित लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से वही क्लाइमेट चेंज की, देखो ज्यादा कहानी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 2-3 चीजें फोकस करेगा। मिटिगेशन, अडॉप्शन। मिटिगेशन में क्या काम करेगा, एमिशन को कम करेगा। कैसे करेगा, एफिशिएंसी बढ़ा करके, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा करके। उसके लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी चाहिए, निवेश चाहिए। निवेश कहाँ से आएगा, प्राइवेट सेक्टर से। तो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन प्राइवेट सेक्टर के निवेश को अट्रैक्ट करती है। इनकी लाइन एक बार थोड़ा सा गो थ्रू देना। इसके बाद क्या है, ये मेजर इकोनॉमीज फोरम, ऑब्वियसली क्लाइमेट, एनर्जी और क्लाइमेट पे जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है उनके गठन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इस पर कार्रवाई करने के लिए 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये देश बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन का एमिशन कर रहे थे। ये जो देश इसमें शामिल है 80% कार्बन का एमिशन कर रहे थे। इसमें दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमी थी, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, यूके, यूएई सहित 20 देश इसमें शामिल थे। और इन देशों ने बोला कि भाई, हम, इन देश के नेताओं ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक विश्वसनीय मार्ग प्रचार किया। कुल मिला के था कि भाई 2030 तक कार्बन इमिशन को 1.5 डिग्री कम करना है, और टेम्परेचर, इसके लिए क्या करना है, ऊर्जा का डिकार्बोनेशन करना है। 2030 तक वनो उन्मूलन को बिल्कुल रोकना है, CO2 को रोकना है। वही कहानी घिसी पिटी, कोई नई कहानी नहीं करेंगे, वो 4 कहानी करेंगे हर। एनेक्ट, नेक्ट यूएनईपी का 6 नए देश इसमें नेक्ट में शामिल थे, भारत इसका सदस्य नहीं जाता है। बेसिकली ये COP27 में लॉन्च किया गया था, मिस्र हुई थी मिस्र में, और इसमें जर्मनी और मिस्र ने IUCN के साथ मिलकर काम किया। इसका मतलब यह है ट्रैकर की आधारित समाधान, कॉन्सेप्ट जरूर जाना। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है, हर चीज का नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज के हर समाधान, हर सॉल्यूशन का तोड़, हर समस्या का तोड़ आपकी नेचर में। कैसे, सिंपल से एग्जाम्पल,
क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू कि हमारा कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कार्बन को सिंक करने वाला नहीं है, तो कार्बन को सिंक करने वाला बढ़ा दो, 2-4 पेड़ और लगा दो, समुद्र बढ़ा दो, वेटलैंड बढ़ा दो, वो अपने आप सिंक कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं। इनको बोलते हैं नेचुरल बेस्ड सोर्स। ठीक है। कृषि में ग्रीन हाउस गैसों पर अधिक पर वैश्विक अनुसंधान गठन, कुछ नहीं है, काम का नहीं है इतना ज्यादा, जस्ट इतना देखना है इसमें कि भाई एक कृषि से कितना इमिशन होता है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन एक चीज और है, भारत इसमें शामिल नहीं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। कंपाला मंत्री परिषद मंत्री स्तरीय घोषणा, किसका संबंध किससे है? 48 अफ्रीकी देशों ने इसमें सहमत। ये जो मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन संबंध है, इसमें 5 विषयों को ध्यान दिया जाए। अब विषय क्या है? सेम विषय। वनस्पतिकरण को कम किया जाएगा, असामान्य उपयोग को रोका जाएगा, आपदाओं के कारण वन्यजीव प्रवास को कम किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, और जो भी नुकसान हो रहा है उसमें फंड जुटाओ और कार्रवाई करो। ठीक है। तो बहुत सारे चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों को वहां अनुमान लगा लेना, इसमें होगा। अगला देखो, कूल को एक आ रहा है, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। अब नाम सोचो, डेटा यानी डाटा, इन क्लाइमेट रेजिलियंट का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्लाइमेट को सहन करने की क्षमता। अब क्या सहन करेगा? सिंपल से सहन करेगा, इसमें एक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और क्लाइमेट सहन करने मतलब क्या है कि देखो, फसल सूखे रोधी है, फसल अधिक जल को झेल सकती है, फसल अधिक टेम्परेचर को झेल सकती है, ऐसी चीजों को बढ़ाना है। ठीक है। उसी को लेकर के ये हुआ है। यूएनडीपी और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास भारत के नाबार्ड ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। डेटा संचालित डिजिटल पब्लिक गुड्स का निर्माण किया गया है। इसमें डिजिटल पब्लिक गुड है, जलवायु लूचशील कृषि संबंधित को डेटा देगा। ये डेटा कौन सा? क्योंकि देखो, डेटा कृषि के लिए डेटा चाहिए, कौन सा डेटा? कहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, कहाँ पर बाढ़ आने वाली है, कितनी बाढ़ आएगी, कितना सूखा पड़ेगा, कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी, ये सब डेटा चाहिए। उसके लिए ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा। कूल कोalition बिल्कुल एक रिपोर्ट है, उसको ध्यान रखना कि कीपिंग इन टच हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड वाइल कटिंग एमिशन। नाम क्या है? बिल्कुल, ये देखो, एमिशन को कम करके कूलिंग की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। यानी कि आपको एसी भी चलानी है और रेफ्रिजरेटर भी चलाना है, लेकिन एमिशन कम करना है। उसको लेकर के ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट यूएनईपी ने कोalition कूल कोalition यूएनईपी के नेतृत्व में कूल कोalition द्वारा जारी की गई है। और यह रिपोर्ट बेसिकली पूरा सपोर्ट करती है जो COP28 के अंतर्गत कूलिंग प्लीज ली गई थी। कोयल कोalition मतलब आप सभी जानते हैं 2023 में, 2030 में और पेरिस समझौते के बीच में तालमेल बैठा है। उसके लिए यूएनईपी ने इसको शुरू किया गया है। आई इंटरनेशनल अलायंस भी इसमें। ठीक है। एफएओ की कार्य योजना पता नहीं कौन सी कार्य योजना है, जस्ट गो थ्रू फॉर दिस। एक ये क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के सूचना इतनी बार आता है, यूपीएससी ने पिछले 5 साल से एक बार पूछा। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कभी न कभी तो इससे बना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है। भारत ने अपना 7वां स्थान हासिल किया है। 2022 में भारत इसमें 8वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जर्मन वॉच है। जर्मन वॉच इंडिपेंडेंट रूप से निगरानी करती है कि कौन सा देश कितना अपना काम कर रहा है। 4 कैटेगरी देखती है, ग्रीन हाउस गैस को कौन सा कितना कर रहा है, नवीनीकरण, ऊर्जा उपयोग, जलवायु। इसमें ध्यान रखना, अगर 100% टारगेट अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया, इसलिए टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं है। जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी कर। ध्यान रखना, जर्मन वॉच 2 रिपोर्ट जारी करते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स और जर्मन वॉच जलवायु जोखिम इंडेक्स। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लिस्ट से हटा दिए, लेकिन याद रखना। नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी, आप सभी जानते हैं। 2023 में नैरोबी घोषणा पत्र हुआ है। अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन से संबंध है। इस नैरोबी घोषणा पत्र में $100 अरब की वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता और बहुपक्षीयता वित्तीय जिम्मेदारी की मांग की गई है। ये अफ्रीका देशों ने आपस में किया है। नैरोबी घोषणा पत्र। अदीब अबाबा घोषणा पत्र। अदीब अबाबा आप सभी जानते हैं किसकी राजधानी? इथियोपिया की राजधानी। तो ये भी अफ्रीका देशों का एक बैठक हुई, और उन्होंने 54 अफ्रीकी देश है, उन्होंने आपस में हस्ताक्षर किए, और उनका एक टारगेट है। देखो, घोषणा अदीस अबाबा घोषणा पत्र, ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, नैरोबी घोषणा पत्र, अदीस अबाबा पूछेगा किससे संबंधित, ध्यान रखना।
वो नैरोबी घोषणा पत्र है वायु जलवायु परिवर्तन के लिए फंड जुटा, और इसका क्या है, इसका है जलवायु परिवर्तन के बारे में होने वाले नुकसान और जो समुद्री प्रदूषण संरक्षण करता है विषय, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री संरक्षण, भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी पर कलेक्टिव एक्शन करना है, ध्यान रखना। C40 क्या है, ये बहुत पुरानी चीज है। C40 ये बेसिकली C40 बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है। इस बैठक में सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट 3D मॉडल जैसी पहल दिल्ली में चलाई गई है। C40 बेसिकली 100 महापौरों का एक नेटवर्क है जो बेसिकली दुनिया के सबसे टॉप शहर है, उनमें क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले नुकसान को मिटिगेशन और अडेप्शन करने के लिए काम अपनाया गया। भारत के 6 शहर इसमें शामिल है, ध्यान रखना। भारत का NCR दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, घोषणा चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु और अहमदाबाद। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। एक आता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा एक अवसोचना के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि भाई इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें जो जरूरी है इन चीजों को, तो कई जगह हमें पता नहीं लग पाता कितना हुआ है कितना नहीं, इसलिए इस पहल के लिए गया है। इसमें अंतरिक्ष के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के रिसर्च के माध्यम से हमें डेटा कलेक्ट करना है और पता लगाना है कि सच में क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, और उसकी मॉनिटरिंग करनी है, किस देश की कितना रोल है, किस देश की कितनी भागीदारी, ताकि उसी की कार्रवाई की जा सके। उसके लिए इसको लेके आए, है ना। तो इसको ग्रीन हाउस गैस निगरानी अवसोचना की गई। इस पहल का उद्देश्य पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने और प्रदूषण को मापने की बेहतर तरीके उपलब्ध करवाना, डेटा उपलब्ध करवाना। प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष और पृथ्वी स्थित दोनों प्रकार की अवलोकन प्रणाली को एकीकृत करेगा। प्लेटफॉर्म में 60 वर्ष पुराने वर्ल्ड वेदर वॉच और ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच को भी शामिल किया गया। 2 वॉच है जो देखती है, निगरानी करती है। तो आज के लिए इतना ही। लगभग लगभग कितने पेज पड़े, 24 खींच देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान रखना मैंने इसमें 1 घंटे लगाए, 1 घंटे 40 10 मिनट लगा, लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट भी दोगे ना करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस स्टैंडर्ड पैरामीटर से मैंने इसमें बोला है समझाया, उसी स्टैंडर्ड पैरामीटर ध्यान रखना, क्वेश्चन उसी तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगर क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, आपको फैक्ट पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, आप आंसर कर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बिल्कुल छोड़ना मत नहीं है, आवाज आज देखा, रिवीजन अगले मिनट, बस इतना समय नहीं है बिल्कुल, ठीक। ओके, थैंक यू।